आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंद वंश की। नंद वंश में जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था पद्मानंद। तो पद्मानंद बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली शासक था। और इसके बाद जो इसका जो अंतिम शासक था वो था धनानंद। धनानंद पद्मानंद की तरह इतना समृद्ध शक्तिशाली नहीं था और वो नर्तकियों के विलास में डूबा रहता था और राज्य को लुटाने में इतना बिजी रहता था। और जहाँ बात करें सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं, यूनान का एक बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ करता था। उसका बस एक ही सपना था कि पूरी दुनिया को अपने वश में करना, पूरी दुनिया को जीत लेना। और इसी तरह उसने भारत पर आक्रमण करने की सोची और वह भारत की तरफ आता है तो उसका जो सामना होता है वो पोरस से उसकी एक लड़ाई होती है। और पोरस की जो वीरता को देखकर वो इतना प्रभावित हो जाता है कि उसे जो जीता हुआ राज्य है उसे वापस कर देता है। और जैसे ही और फिर पोरस अपने यूनान लौटने की तैयारी ऐसे ही कर रहा होता है तो वहाँ उसकी जो सेना है उनके अंदर एक महामारी फैलने लग जाती है। और जब जैसे कि सिकंदर लौट रहा होता है तो सेल्यूकस निकेटर को अपना प्रतिनिधि यहाँ पर बना देता है। अब दूसरी तरफ जहाँ मगध की हम बात करें तो वहाँ जो धनानंद था अपनी भोग विलासिता में डूबा हुआ था। तो एक बार जो चाणक्य जो कि जिसे हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, तो जब सिकंदर के आक्रमण के डर से जब वो धनानंद के पास पहुँचे तो उन्होंने बताया कि हमें मतलब कैसे सिकंदर से निपटना चाहिए। तो धनानंद ने कौटिल्य की बहुत ही यहाँ पर अपमान कर दिया। तो इस चक्कर में चाणक्य ने अपनी जो चोटी है वो खोल दी और ये अपने आप से वादा करा कि मैं ये चोटी तभी बांधूंगा जब तक कि मैं धनानंद का साम्राज्य ख़त्म ना कर दूं। तो इसी चक्कर में उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा दी और उसे तैयार किया। और चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराकर मगध राज्य अपने कब्जे में कर लिया। और जो सिकंदर का जो प्रतिनिधि था सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य और निकेटर के बीच में होता है एक युद्ध। तो उस युद्ध में क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य विजयी होता है और जो सेल्यूकस निकेटर है वो आत्मसमर्पण कर देता है और अपनी बेटी कार्निया यानी जो हेलेना के नाम से जानती है उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। तो अब चंद्रगुप्त क्या था कि उस समय हम बात करें तो विष कन्याओं का काफ़ी प्रभाव था। विष कन्याओं का प्रयोग मुख्यतः हम जो करते थे वो एक राजा को मारने के लिए करते थे। अब भैया ये विष कन्या क्या माजरा है, तो विष कन्या ऐसा होता था बचपन से किसी कन्या को उठा लिया जाता था और उसके अंदर धीरे धीरे जहर की मात्रा दी जाती थी और कोई भी व्यक्ति उसके विष कन्या के संपर्क में आता था तो वो मर जाता था। परंतु चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने इससे निपटने की एक अच्छी खासी रणनीति अपना ली थी। और जब चंद्रगुप्त मौर्य जब रात को सोने जाते तो सोने से पहले उनके दूध के गिलास में हल्की सी मात्रा में जहर दिया जाता था और वो उसे पी के सो जाते थे। एक दिन अचानक क्या हुआ कि उनकी रानी थी, उनकी जो पत्नी, उन्होंने गलती से उस दूध को पी लिया और इसके फलस्वरूप हुआ ये कि जो बच्चा उनके गर्भ में पल रहा था चंद्रगुप्त मौर्य की रानी के, तो वो उसके ऊपर उसका बहुत गहरा प्रभाव हुआ। और जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो उसके शरीर पे दाने यानी चेचक जैसे दाने हो गए। तो इसी कारण देखा जाए तो उस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा गया। तो बिंदुसार रखा गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो बिंदुसार का जो पुत्र हुआ वो अशोक सम्राट हुआ, जो कि
आज के समय में जो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटेशन जो सिस्टम है वो सम्राट अशोक की ही देन है। जो भी आप भारत सरकार का एक सिंबल है पहिया, वो अशोक सम्राट की ही देन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो लव यू गाइस एंड थैंक यू सो मच।